अगर कोई व्यक्ति फर्जी वसीयत विल बना के किसी जमीन को बेच दे तो क्या उस जमीन को खरीदने वाला हर व्यक्ति भी सीधा अपराधी माना जाएगा, या सिर्फ खरीदार होने से किसी पर धोखाधड़ी, जालसाजी मतलब फर्जी कागज तैयार करना और आपराधिक साजिश का केस चल सकता है। इसी बेहद महत्वपूर्ण सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बड़ा और ऐतिहासिक फैसला। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि आखिर मामला था क्या। यहाँ पे दोस्तों इस केस में जो मामला था, एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसके पिता की मृत्यु से पहले उनकी एक फर्जी विल वसीयत तैयार की गई थी। आरोप था कि पिता का हालत बहुत गंभीर थी और वे कोमा जैसी स्थिति में थे। इसके बावजूद उनके नाम से फर्जी विल वसीयत दिखाकर जमीन बेच दी। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी लोग मिलकर फॉर्जेड विल यानी कि फर्जी वसीयत बनाई और उसी के आधार पर प्रॉपर्टी सेल यानी कि जमीन को बेच दी। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और फॉर्जरी, चीटिंग और कॉन्स्पिरेसी जैसी गंभीर धाराएं लगा दी। प्रतिवादी क्रमांक 2 शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक करूर जिला के समक्ष एक शिकायत प्रस्तुत की, जिसमें अन्य बातों के साथ यह आरोप लगाया गया कि उसके पिता अय्यासामी नडार का निधन 19 सितंबर 1988 को हो गया था। उसके बाद बड़े भाई बालकृष्ण का निधन उससे लगभग 1 वर्ष पूर्व हो चुका था। यह आरोप लगाया गया कि अय्यासामी नडार ने दिनांक 2 दिसंबर 1959 को एक विभाजन विलेख निष्पादित किया था, जिसके अंतर्गत ए अनुसूची की संपत्ति प्रतिवादी क्रमांक 2 शिकायतकर्ताओं को आवंटित की गई थी और उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त संपत्ति उनके विधिक उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होनी थी। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि जब करूर स्थित LNS ग्राम के सर्वे नंबर 233 की भूमि के संबंध में पट्टा हस्तांतरण की कार्यवाही प्रारंभ की गई, तब प्रतिवादी क्रमांक 2 शिकायतकर्ता की माता ने राजस्व मंडल अधिकारी करूर के समक्ष आपत्तियां प्रस्तुत की। इसमें दोस्तों क्या बताया गया है कि सबसे पहले कंप्लेंट हुई, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। फैमिली ने कहा कि प्रॉपर्टी उनकी है। बाद में एक विल सामने आई। यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ, क्योंकि बाद में सामने आई वसीयत परिवार ने सवाल उठाए। उपरोक्त आपत्ति कार्यवाही के जांच के दौरान प्रतिवादी क्रमांक 2 शिकायतकर्ता को उसके पिता द्वारा दिनांक 12 सितंबर 1988 को कथित रूप से निष्पादित एक वसीयतनामा के संबंध में जानकारी दी गई। यद्यपि प्रतिवादी क्रमांक 2 शिकायतकर्ता के अनुसार उक्त तिथि को ऐसा कोई वसीयतनामा निष्पादित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसके पिता मृत्यु से लगभग 1 माह पूर्व से कोमा की स्थिति में थे। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता दर्ज किए जाने से लगभग 6 वर्ष पूर्व अभियुक्त क्रमांक 2 से 6 ने प्रतिवादी क्रमांक 2 शिकायतकर्ता तथा उसके परिवार के समक्ष अत्यंत कम मूल्य पर संपत्ति खरीदने का प्रस्ताव रखा था, जिसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया। इसके पश्चात अभियुक्त क्रमांक 1 राजा राजशेखरन, जो प्रतिवादी क्रमांक 2 शिकायतकर्ता का भाई है, ने कथित रूप से अभियुक्त क्रमांक 2 से 6 तक वसीयतनामा के अभिप्रमाणित गवाहों के साथ मिलकर दिनांक 12 सितंबर 1988 का कूट रचित वसीयतनामा तैयार किया तथा LNS ग्राम स्थित सर्वे नंबर 217 में स्थित लगभग 1.31 एकड़ भूमि को दिनांक 18 दिसंबर 1998 की विक्रय विलेखों के माध्यम से अभियुक्त क्रमांक 2 से 6 के पक्ष में विक्रय कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, फेक विल का यहाँ पे ध्यान से देखिए। इसमें कहा गया कि जिस तारीख की विल है उस समय पिता कोमा में थे, इसीलिए वो विल नहीं बना सकते थे। आरोप लगा कि विल फॉर्जी क्रिएटेड यानी कि फॉर्जर थी, यानी कि फर्जी वसीयत थी। यानी परिवार का सीधा आरोप था कि पूरी विल यानी कि पूरी वसीयत फर्जी बनाई गई थी। उक्त शिकायत को करूर पुलिस थाना को अग्रेसित किया गया, जहां दिनांक 12 जुलाई 2004 को भारतीय दंड संहिता की 1860 की धाराओं 465, 468, 420 एवं 120 बी के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए FIR अपराध क्रमांक 994/2004 पंजीबद्ध किया गया तथा विवेचना प्रारंभ की गई। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लेंट मिलने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की। FIR संख्या 994/2024 था। IPC की धाराएं लगाई, 465 फॉर्जरी की धारा लगाई, यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, यानी कि फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करना। 468 फेक डॉक्यूमेंट बनाना, 468 का मतलब होता है कि फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट को, दस्तावेज को बनाना। 420 का मतलब होता है चीटिंग यानी कि चोरी करना, और 120 बी होता है दोस्तों क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यानी पुलिस को लगा कि फेक डॉक्यूमेंट बनाकर फ्रॉड किया गया है,
ठीक है ना यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट देखते हैं। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के अंतर्गत संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि अभियुक्तों ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 467, 468, 471 एवं 420 सह पठित धारा 120(b) के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किए हैं। उक्त प्रकरण को माननीय न्यायालय मजिस्ट्रेट क्रमांक 2 करूर द्वारा CC संख्या 419/2018 के रूप में अभिलेख पर लिया। इसमें दोस्तों पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई है, चार्जशीट फाइल की गई, कोर्ट ने केस को एक्सेप्ट कर लिया, यानी इन्वेस्टिगेशन के बाद मामला ऑफिशियली ट्रायल तक पहुंच गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ दोस्तों, विवेचनाधिकारी ने अंतिम प्रतिवेदन में यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त क्रमांक 1 से 9 ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत दिनांक 12 सितंबर 1988 का कूट रचित वसीयतनामा तैयार किया तथा उसे वास्तविक दस्तावेज के रूप में उपयोग करते हुए अभियुक्त क्रमांक 2 से 6 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किए। अभियुक्त क्रमांक 7 करूर में प्रैक्टिस करने वाला एक अधिवक्ता था, जबकि अभियुक्त क्रमांक 8 एवं 9 को अभियुक्त क्रमांक 7 के मुवक्किल बताया गया। कथित रूप से यह षड्यंत्र अभियुक्त क्रमांक 7 के कार्यालय में रचा गया, जहां उक्त कूट रचित वसीयतनामा तैयार किया गया। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि अभियुक्त क्रमांक 7 के निर्देश पर अभियुक्त क्रमांक 8 एवं 9 ने उक्त कूट रचित वसीयतनामा का अधिप्रमाणन किया। यानी कि इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, आरोप लगा कि लोगों ने मिलकर फेक विल यानी कि वसीयत बनाई, उसी फेक विल यानी कि फेक फर्जी वसीयत का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी बेच दी गई। एक एडवोकेट पर भी कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगा, यानी प्रोसिक्यूशन का कहना था कि पूरी प्लानिंग के साथ फॉरगेज विल यानी कि फर्जी वसीयत तैयार की गई थी। उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट में देखिए, अभियुक्त क्रमांक 3 एवं 6 ने विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही को निरस्त किए जाने की प्रार्थना करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत पृथक पृथक याचिकाएं प्रस्तुत कर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उनका दावा था कि वे प्रतिफल देकर संपत्ति खरीदने वाले सद्भावनापूर्ण क्रेता हैं। उनका मामला यह था कि विवादित भूमि के क्रय हेतु पंजीकृत लेन देन में प्रवेश करने से पूर्व उन्होंने अभियुक्त क्रमांक 1 के कब्जे एवं स्वामित्व का सत्यापन किया था और उसके पश्चात संपत्ति क्रय की थी। अभियुक्त क्रमांक 6 अर्थात वर्तमान अपीलकर्ता ने विशेष रूप से दावा किया कि वर्ष 1998 में जब विक्रय विलेख निष्पादित किया गया उस समय उसकी आयु लगभग 23-25 वर्ष थी। वह ऑस्ट्रेलिया में अध्ययनरत था। यह तथा कथित कूट रचना किए गए वसीयतनामा के संबंध में उसको कोई संलिप्तता अथवा ज्ञान नहीं था, यानी कि उसको कोई भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पे बायर्स ने क्या कहा, जिसने जमीन खरीदा, उसने कहा कि हमने पैसे देकर जमीन खरीदी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए, हमें फेक विल की जानकारी नहीं थी, यानी कि फर्जी वसीयत की जानकारी हमको बिल्कुल नहीं थी। यानी कि बायर का कहना है कि वो सिर्फ परचेसर थे, फॉर्जरी करने वाले नहीं। क्या कहना है, जो जमीन खरीदने वाला उसका क्या कहना है कि हमने सिर्फ जमीन खरीदा है, हम लोगों ने फर्जी दस्तावेज ये तैयार करने में इसमें इन्वॉल्व हम लोग नहीं थे। ऐसा कहना है किसका, बायर्स का कहना है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों नेक्स्ट में, उच्च न्यायालय ने यह माना कि याचिका में उठाए गए मुद्दे विवादित तथ्यों से संबंधित है तथा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आपराधिक कार्रवाई को निरस्त करने जैसा असाधारण कदम उठाना उचित नहीं है। तदनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रस्तुत निरस्तीकरण याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2022 के अंतिम आदेश के माध्यम से निरस्त कर दिया गया, जो वर्तमान विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से प्रस्तुत इस अपील में चुनौती का विषय बना। यानी कि दोस्तों जो परचेसर था, यानी कि जो जमीन खरीदा था, उसकी तो कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ जमीन खरीदा था, उसने तो किसी भी प्रकार का कोई फर्जी दस्तावेज तैयार किया नहीं था। तो जब उसके खिलाफ भी मुकदमा कायम हो गया था तो उसने क्या किया था दोस्तों, 482 का उच्च न्यायालय में मुकदमा लगाया था, किसके लिए, अग्रिम जमानत के लिए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों उच्च न्यायालय ने क्या किया, उसके जमानत को निरस्त कर दिया। तो जब निरस्त कर दिया तो इसके बाद दोस्तों वो कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट में। तो आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला और सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अभियुक्त क्रमांक 2 से 6, जिसमें अभियुक्त क्रमांक 6 वर्तमान अपील करता है, ने विवादित संपत्ति को दिनांक 18 दिसंबर 1998 के पंजीकृत विक्रय विलेखों के माध्यम से क्रय किया था। विक्रय विलेख स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि विक्रय मूल्यवान प्रतिफल के बदले किया गया था। अभिलेख पर ऐसा तनिक भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि दिनांक 12 सितंबर 1998 के कथित कूट रचित वसीयतनामा के निर्माण में अपीलकर्ता की कोई भूमिका थी। दिनांक 13 जुलाई
1995 का पूर्ववर्ती अनुबंध अभियुक्त क्रमांक 2 से 5 के साथ किया गया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा बायर्स के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था। फॉरगेज विल यानी कि फर्जी वसीयत बनाने में उनका कोई रोल साबित नहीं हुआ। सिर्फ प्रॉपर्टी खरीद लेने से कोई क्रिमिनल नहीं बन जाता, इस चीज का ध्यान रखना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। उसके बाद नेक्स्ट में क्या बोला, जैसा भी हो वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में अपील करता जो विवादित संपत्ति का मूल्यवान प्रतिफल देकर क्रेता है उसे ऐसा व्यक्ति नहीं माना जा सकता जिसने प्रतिवादी क्रमांक 2 शिकायतकर्ता को कपटपूर्ण प्रलोभन दिया हो अथवा उसे किसी संपत्ति का परित्याग करने या कोई मूल्यवान प्रतिभूति सौंपने के लिए प्रेरित किया हो ताकि उसके कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 420, भारतीय न्याय संहिता 2023 के समतुल्य धारा 318/4 के अंतर्गत कूट कपटपूर्ण प्रलोभन एवं छल द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के दायरे में आए। ऐसा किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो यहाँ पे दोस्तों कोर्ट ने क्या कहा, बायर ने कंप्लेंट को धोखा नहीं दिया है, यानी कि क्या कहना है, जो खरीदार था शिकायतकर्ता को धोखा नहीं दिया है, इसलिए चीटिंग का ऑफेंस यहाँ पे नहीं बन। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला, वहां पे साफ बोल दिया कि फ्रॉडलेंट इंसुफिशिएंट साबित नहीं हुआ है यहाँ पे, क्योंकि बायर्स ने किसी भी प्रकार का चीटिंग नहीं किया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट में क्या हुआ उसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या बोला, तो दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला वास्तव में यदि प्रतिवादी क्रमांक 2 शिकायतकर्ता का यह आरोप है कि वसीयतनामा कूट रचित था सिद्ध भी हो जाता है, तब भी संपत्ति के क्रेता ही पीड़ित व्यक्ति माने जाएंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में विवादित संपत्ति पर उनका स्वामित्व विवादग्रस्त हो जाएगा। कौन माना जाएगा, ध्यान से देखिए, वसीयतनामा तो क्या बोलते हैं, संपत्ति के क्रेता, ठीक है ना। तो उन्होंने उस विक्रय से प्राप्त किया था जिसने कथित रूप से कूट रचित वसीयतनामा का उपयोग कर पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित किए थे। वर्तमान परिस्थिति पूर्ण मोहम्मद इब्राहिम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर के निर्णय द्वारा आच्छादित है, जिसमें इस न्यायालय के निम्न अनुसार प्रतिपादित किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट, ध्यान से सुनना। कोर्ट ने कहा अगर विल फेक निकली तो सबसे ज्यादा नुकसान बायर को होगा, यानी कि जिसने जमीन खरीदा है। अगर विल फर्जी निकली तो सबसे ज्यादा उसको नुकसान होगा, यानी कि कई मामलों में बायर्स खुद भी विक्टिम हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि विक्टिम इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने जमीन खरीद ली, उसने दस्तावेज नहीं देखा, उसको पता ही नहीं था कि जो लोग जो बेच रहे हैं जमीन फर्जी दस्तावेज को तैयार किया, तो यहाँ पे नहीं देखा। तो चलिए उसके पहले दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको जजमेंट दिखा देता हूँ कि आखिर पूरा जजमेंट था क्या। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बहुत बढ़िया जजमेंट है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपीली अधिकार आपराधिक अपीली संख्या 2026 विशेष अनुमति याचिका आपराधिक संख्या 12177 वर्ष 2022। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एस आनंद अपील करता है बनाम तमिलनाडु राज्य, जिसका प्रतिनिधित्व उसके पुलिस निरीक्षक द्वारा एवं अन्य, ये है प्रतिवादीगण, ये हो गए अपीलकर्ता और ये हो गए प्रतिवादीगण। और ये निर्णय को दोस्तों सुनाया है मेहता जस्टिस ने, मेहता जी ने। तो अगर दोस्तों कोई भी आप जमीन खरीदते हैं और कोई भी व्यक्ति फर्जी वसीयत अगर आपके ऊपर बना के दे देता है, तो आपको तो पता नहीं रहेगा कि फर्जी वसीयत के तहत दे दिया, तो इसमें दोस्तों आपकी कोई गलती नहीं, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चलेगा, कभी चल ही नहीं सकता। वही दोस्तों जजमेंट इस जजमेंट में बताया गया है। तो देखिए आगे क्या हुआ उसको अपन एक बार देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का धांसू फैसला आया, तद अनुसार यह अपील स्वीकार किए जाने योग्य है और इससे एतद द्वारा स्वीकार किया जाता है। दिनांक 11 अगस्त 2022 का विवादित आदेश निरस्त किया जाता है। परिणाम स्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रमांक 2 करूर की न्यायालय में लंबित सीसी संख्या 419/2018 में केवल अपीलकर्ता के विरुद्ध समस्त कार्यवाही एतद द्वारा निरस्त की जाती है, तथापि यह स्पष्ट किया जाता है कि अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही जारी रहेगी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, केवल अपीलकर्ता, अपीलकर्ता कौन है, जिसने जमीन को खरीदा है बायर्स, सिर्फ उसके विरुद्ध समस्त कार्यवाही एतद द्वारा निरस्त की जाती है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों रद्द कर दी जाती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन इसमें क्या था दोस्तों, कोर्ट ने बायर के खिलाफ केस को क्वैश कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया, खत्म कर दिया। बाकी अक्यूज्ड पर केस चलता रहेगा, बाकी जो फॉर्जरी की है, जो गलत की है, उनके ऊपर केस चलता रहेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बायर को बड़ी राहत दे दी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये समझने वाली बात है कि दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, ठीक है ना। बायर्स यानी कि जो जमीन खरीदने वाला था, अक्यूज्ड के खिलाफ पूरा क्रिमिनल केस यानी कि आपराधिक जो मामला था उसको रद्द कर दिया और बाकी आरोपियों के खिलाफ प्रोसीडिंग जारी रखने को कहा। तो यदि आप भी कभी भी जमीन खरीदते और आपके साथ भी गलत होता है तो आप इस जजमेंट का यूज कर सकते हैं अगर आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस लगा दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को और देखनी जो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इस फैसले को सुनाया है न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता, और ये जजमेंट अभी का है दोस्तों नई दिल्ली 21 अप्रैल 2026 का। तो ये बहुत बढ़िया शानदार जजमेंट है।
तो दोस्तों मैं आप सभी को थोड़ा एक और जानकारी बता देता हूं कि दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि क्या खरीदार भी साजिश में शामिल थे इस केस में। तो दोस्तों कोर्ट ने क्या देखा, जमीन खरीदने वाले लोगों ने रजिस्टर सेल डीड के जरिए प्रॉपर्टी खरीदी थी। रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था कि रिकॉर्ड खरीदार फॉर्गेज विल बनाने में शामिल थे, नहीं कि फर्जी वसीयत बनाने में वो लोग भी शामिल थे। कौन? खरीद। आरोपी आनंद उस समय युवा छात्र था और विदेश में वो पढ़ाई कर रहा था। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट रिपोर्ट पर कोर्ट ने क्या कहा कि प्रोसिक्यूशन ने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट पर भरोसा किया, लेकिन कोर्ट ने पाया सिग्नेचर की जांच ओरिजिनल विल से नहीं हुई थी, सिर्फ एक्सरर कॉपी के आधार पर कंपैरिजन किया गया था। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट की एविडेंटिटी वैल्यू कमजोर हो जाती है और यहाँ पे चीटिंग का अपराध क्यों नहीं बना। यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए, कोर्ट ने क्या कहा, चीटिंग तब मानी जाती है जब किसी व्यक्ति को धोखा देकर उसे प्रॉपर्टी या पैसा लिया जाए, लेकिन यहाँ शिकायतकर्ता परचेसर नहीं था, खरीदारों ने शिकायतकर्ता को कोई गलत रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था। कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ बायर होने से कोई ऑटोमेटिकली क्रिमिनल नहीं बन जाता, कोई खरीदार होने से कोई अपने आप क्रिमिनल नहीं बन जाता। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने जजमेंट का सहारा लिया। कोर्ट ने खास तौर पर यह फैसला लागू किया मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2009 SCC 751, जिसमें कहा गया अगर कोई व्यक्ति ऐसी प्रॉपर्टी बेचता है जो उसकी नहीं है तो चीटिंग का शिकार बायर हो सकता है, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति हर मामले में चीटिंग की शिकायत नहीं कर सकता। कोर्ट ने कॉन्सिक्वेंसी पर क्या कहा, कोर्ट ने पाया कि FIR और चार्जशीट में कोई ऐसा डायरेक्ट मटेरियल नहीं था जिससे साबित हो जाए कि बायर्स फॉर्गेज विल बनाने की साजिश में शामिल था। इसीलिए क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी का आरोप भी कमजोर पाया गया इस केस में। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल कंक्लूजन ये था, कोर्ट ने कहा बायर के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था, फॉर्गेज विल बनाने में उसकी भूमिका साबित नहीं हुई, केवल प्रॉपर्टी खरीदना अपराध साबित करने के लिए काफी नहीं है, इसीलिए उसके खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल चलाना अब्यूज ऑफ प्रोसेस माना गया। कोर्ट ने साफ संकेत दिया केवल शक या आस्पिवेशन के आधार पर किसी व्यक्ति को क्रिमिनल ट्रायल में नहीं घसीटा जा सकता। प्रोसिक्यूशन को हर आरोप सॉलिड एविडेंस से साबित करना होगा। अब दोस्तों इससे आम आदमी को क्या, कानून आरोपों पर नहीं सबूतों पर चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा जब आरोपी की भूमिका साबित नहीं हुई है तो उस क्रिमिनल ट्रायल्स में घसीटना न्याय का दुरुपयोग होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोगों के साथ कभी भी ऐसा हो तो आप इस जजमेंट का यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें।